बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं हूं आपका होस्ट जहांजिब। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ सियासी मामलात गहमा गहमी का शिकार हैं तो दूसरी जानिब जो माशी हालात हैं वो भी ख़तरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। एक तरफ अगर बात कर लीजिए सियासी हालात की तो पंजाब असम्बली में असम्बलियाँ तोड़ने की भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब असम्बलियाँ तोड़ने वाले ही इस पर कन्फ्यूजन का शिकार हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हम अपने गुफ्तगू स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जाहिद मसूद, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे हमारे मेहमान गजनफर अली, सीनियर सहाफ़ी। गजनफर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब बताइएगा, नून लीग असम्बलियाँ जो बचाने के बयानिए से पीछे हट गई है। अब राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि भाई अब खान साहब तारीख दें, सब वो असम्बलियाँ तोड़ें, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं विनिस न्यूज़ चैनल के दोस्त से जो दोस्त जिन्होंने मुझे बुलाया है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी चाहतों का, मोहब्बतों का तहे दिल से शुक्रिया। और अब रही सियासी बात, तो सियासत की हद तक आप जिस तरह से जानते हैं या समझ सकते हैं कि जितने बयानात जो भी कोई सियासी लीडर हो, कायद हो, ख्वाह हमारे जैसा कोई भी शख्स, आम वर्कर हो, जो भी हो, ये एक सियासी बयान तो ज़रूर हो सकता है, ना कि ये कोई हतमी फैसला नहीं है। रही बात असम्बलियाँ के तोड़ने की या ख़त्म होने की या इनको चलाने की, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये जल्द बताएगा और साबित करेगा, क्योंकि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कि अब जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं, इंशाअल्लाह पहले भी उन्हीं का ही कहा माना गया था और अब भी ये मुशावरत उनसे होगी जो वो फैसला करेंगे और इंशाल्लाह वो हमारा फैसला हतमी होगा। चौधरी साहब, कब आ रहे हैं मियाँ साहब? कोई तारीख का ऐलान किया उन्होंने? जी बिल्कुल, मियाँ साहब जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले हैं, तारीख का ऐलान भी जल्द होने वाला है। और जिस तरह से हम सब लोगों को मालूम है कि रूटीन में जैसे बातें हो रही हैं, किसी ने कहा कि इसी दिसंबर में, किसी ने कहा कि अगले महीने में, लेकिन हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और कर सकते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जल्द पाकिस्तान में हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं। लेकिन चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि ये सियासी बयान तो हो सकता है नून लीग का, लेकिन अगर इमरान खान की बात करें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, वो आपको पता है कि जो फैसला कर लेते हैं तो वो डट के उस पर रहते हैं। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि भी इंतखाबात की तारीख जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, तो इस पर क्या कहते हैं कि ये सियासी बयान हो सकता है उनका? जी, जिस तरह से आपने इमरान खान का नाम लिया है, मैं उसको झूठा और मकार कहूँगा। उनका जो बयानिया है, उनका जो कहा है, वो कौन सा, मुझे आप एक मैसेज, एक पैगाम उनका मुझे साबित कर दें कि उन्होंने जो कहा और उस पर वो खड़े हों। सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं, एक आप साबित कर दें। इसलिए मैं इमरान खान नियाजी जो एक झूठा शख्स है, मकार शख्स है, उसकी तो किसी बात पर खैर मैं किसी कान धरने का मैं, लेकिन साहिब साहब वो सुप्रीम कोर्ट तो उसको सादिक और अमीन करार दे चुकी है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो उनको सादिक और अमीन करार दे चुकी है ना, जैसे पीछे उनके पर जितने भी केसेस वगैरह थे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादिक और अमीन करार दे दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक सियासी वाबस्तगी के लिहाज से, मेरी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ और मैं अपने उसी बात पर मैं ये इमरान खान नियाजी को, अब जो भी है, मैं उसको सच्चा और अच्छा इंसान नहीं मान सकता, जो बात है। ठीक हो गया। अच्छा गजनफर साहब बताइएगा, इमरान खान साहब फैसला नहीं कर पा रहे असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कि भाई तारीख कब दे रहे हैं, और अब नून लीग भी बड़ी पूरा एतमाद नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि आपको जरदारी फार्मूला तो नहीं चल गया? जी जी बताइएगा। जावेद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया में लाइव बात करने का, तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इमरान खान की बात है और असम्बली में इसे देने की बात है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब इसे देंगे या वो पंजाब और केपी के गवर्नमेंट छोड़ेंगे, क्योंकि पंजाब और केपी के गवर्नमेंट छोड़ना इमरान खान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि हमारे जराए ये भी बता रहे कि इमरान खान साहब केपी के और पंजाब असम्बली में रिजाइन देते हैं, खत्म होते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के निशान बहुत ज्यादा है। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब रिजाइन दे। और देखना, उन्होंने कहा था कि जुम्मा और हफ्ता तो तमाम पर असम्बली तहलील कर देंगे, हम रिजाइन दे देंगे, असम्बली छोड़ देंगे, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब
करेंगे। यकीनन आप देखना कि कोई ना कोई यू टर्न होगा आगे और मुल्क की मीशत जो है रहेगी। आप देख सकते हो किस तरह लोग परेशान हैं। जी जी। और क्यों गैर मुल्की सरमायाकारी की अगर बात की जाए तो गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में बहुत कम हो गई है। इसकी वजह से हमारी मीशत खराब हो गई। आज हमारे मुल्क में आम जरूरत की जो इस्तेमाल की चीजें हैं, जैसे आटा है, इस तरह घी है, चावल है, सब्जियां हैं, प्याज, टमाटर की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी की कीमत खरीद से बाहर है। ठीक है गंजर जी जी बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आ गया, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं कि आप बताएंगे भाई जो इमरान खान साहब काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। पहले तो वो बड़े पूरे एतमाद थे कि उन्होंने कहा असम्बली हम तोड़ देंगे, 30 दिसंबर की भी उन्होंने तारीख दी हुई है। तो जो आपकी हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत, वो इसको बचाने के लिए सरगर्म थी, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि भाई खान साहब तारीख दें, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल इसी तरह ही कहा जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से कोई तारीख नहीं आने वाली कि असम्बलियाँ तहलील हों या रिजाइन हों, ऐसी तारीख नहीं आने वाली। आप देखना कोई ना कोई ये तरह होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये रिजाइन देना या हुकूमत छोड़ना किसी के पंजाब की इमरान खान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए वो बिल्कुल रिजाइन देंगे। वो जिस तरह बता रहे थे रहमतुल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो तारीख दें इमरान खान साहब, लेकिन तारीख नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो रिजाइन देंगे। और ये भी हालात नजर आ रहे हैं कि हो सकता है परवेज लाई साहब जो हैं, परवेज लाई साहब पीडीएम में शामिल हो जाएं और पीडीएम की गवर्नमेंट पंजाब जो है, पीडीएम की गवर्नमेंट पंजाब बन जाए, ये भी मुमकिन है। ठीक हो गया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। जी जाहिद मसूद साहब आपकी तरफ आते हैं इसी सवाल को लेकर। अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो नून लीग का क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि असम्बली तहलील हो जाती है या जो कुछ भी हो जाता है, जिस तरह से कल के बयान में हमारे लीडर, हमारे कायद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर ये शौक पूरा करना चाहते हैं तो कर लें, हमें इस बात का कोई वो नहीं है। ये असम्बलियाँ तोड़ कर भी देख लें, ये असम्बलियों में रह कर भी देख लें, जो कुछ मर्जी कर लें, इंशाल्लाह वही होगा जो हम चाहेंगे। और पीडीएम के जो मुतफिका या मुश्तरका जितने उम्मीदवार हम, जितने लोग हम हैं, और इंशाल्लाह यही लोग मुल्क को लेकर आगे चलेंगे और यही लोग ही मुल्क को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, ना कि इस झूठे का बयानिया जो कि कभी सच साबित हुआ ही नहीं है। तो ये लोग कहाँ लेकर चल सकते हैं? और आप ये देख लें कि 18 में जब इनकी हुकूमत आई है, 18 से लेकर और जो इनका पौने 4 साल का टाइम पीरियड जो टेनोर गुजर चुका है, उसमें आप महंगाई का हाल देख लें, लोगों की हालतें देख लें, बिजली के रेट्स देख लें, महंगाई का तूफान आप देख लें। आम चीज आटा, घी, चीनी से लेके कोई चीज ऐसी नहीं है जो आवाम की दस्तरस में हो। लेकिन जाहिद साहब आपके तजर्बाकार जो वजीर खजाना थे, उन्होंने कहा था कि हम इसको मीशत को, डूबती मीशत को हम सहारा देंगे, लेकिन इन्होंने तो आकर मजीद हर चीज़ के रेट डबल कर दिए और अब तो उन्होंने हाथ भी खड़े कर दिए। उन्होंने जो $200 पे लेके कहा था कि उन्होंने लेके आएंगे, उससे भी पीछे हट गए हैं। और उन्होंने बल्कि ये कह रहे हैं कि भाई जो अवाम से वो दुआओं की अपील कर रहे हैं कि भाई मीशत जो डूब रही है, अवाम से वो दुआओं की अपील कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो तजर्बाकार वजीर ख़जाना है, ये इसको संभाल पाएंगे डूबती मीशत को? जी अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद हर शख्स को रखनी चाहिए, मुझ समेत सब लोगों को, सब पाकिस्तानियों को। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बागडोर जो जिस तरह से तरक्की की राह पर गामजन थी, आप ये देखिएगा कि 2013 में जिस टाइम नवाज शरीफ हुकूमत में आता है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है, बिजली का बहरान, महंगाई का तूफान, हर चीज़ के रेट्स उस वक्त भी ज़्यादा थे। और आप देखें जब 2013 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी गवर्नमेंट को संभाला है और उनके आते ही बिजली की कीमतें कम हुई, लोड शेडिंग ख़त्म हुई और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। और इस तरह से अब देखें हर चीज़ को टाइम लगता है। अब किसी के पास कोई अल्लाह दिन का चिराग तो है नहीं है कि जो वो रगड़ेंगे और पूरी सारे की मुल्क की मुश्किल ठीक हो जाएगी, एक बात है। तो इंशाल्लाह ये इसहाक डार साहब ने अगर जो बात की है, ये पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में, इंशाल्लाह वो चंद दिनों में ही होने वाली है, 2-4 दिन में हो जाए, हफ्ते में हो जाए, पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी और जो डॉलर की कीमत है वो भी नीचे आएगी। लेकिन जाहिद साहब वो तो डॉलर की जो कीमत है नीचे आने के बयान से तो हट गए हैं, उल्टा जैसे आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें तो काफ़ी कम हो रही हैं, लेकिन हुकूमत लेवी टैक्स के नाम पर आवाम पर एक और बम गिराने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर ये आपकी बात ठीक है, लेवी टैक्स के उस पर बम गिराने वाली बात जो है, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन बात इस तरह से है
کہ جس ٹائم اب قیمتیں آپ یہ دیکھیے گا کہ 2-4 دن 10 دن کے اندر جو قیمتیں ہیں اگر وہ کم نہیں ہوتی یا مہنگائی کا جو پریشر ہے وہ وہاں سے نہیں کم ہوتا، تو میں آپ کے اس انٹرویو میں لائیو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ ہماری گورنمنٹ کا نیکسٹ الیکشن میں آگے آنے کا یا الیکشن جیتنے کا کوئی جواز بھی نہیں رہے گا۔ اس کا کوئی جواز بالکل نہیں رہے گا جب تک عوام کو ریلیف نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ہم بھی عوام میں سے ہیں، ہم عام لوگوں میں رہتے ہیں اور ہم عام لوگ ہی ہیں، اور اگر ہمارے لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا اور اگر یہ ملک کو سنبھال نہیں سکیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے آنے والے الیکشن میں یہ بھی عوام سے امید نہیں کر سکتے کہ ہم الیکشن کو جیتیں گے یا ہم مسلم لیگ نون کو آگے لے کے بڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑھ سکیں گے۔ غضنفر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں، بتائیے گا کہ ملک میں معاشی جیسے بحران شدت اختیار کر چکا ہے، خطرناک حد تک مہنگائی ہو گئی ہے، اسمبلیاں توڑنے کی بات ہو رہی ہے، تو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے؟ جی جاندے صاحب، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے ابھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو اسپیشلی ٹاسک دے کر بلایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ بنیں گے تو ڈالر کی قیمت میں کمی آئے گی اور ملک کی معیشت جو ہے مضبوط ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن ابھی تک عوام کو کوئی بھی ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی اگر بات کی جائے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ تو نظر آ رہا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہیں، اور پاکستان میں اگر بات کی جائے تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں دن بدن بڑھ رہی ہیں، جن کو کم نہیں کیا جا رہا۔ اور اسی طرح ایل پی جی گیس کی بات کی جائے تو ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہی دیکھنے کو آ رہا ہے، اور اسی طرح اگر قدرتی گیس کی بات کی جائے تو گیس کا بحران شروع ہو گیا ہے۔ ابھی تقریباً 18 گھنٹے جو ہے گیس کا بحران ہے، لوگ آفس اور اسکول ٹائم بچوں کو خاص طور پہ جب اسکول بچوں کو جانا ہوتا ہے تو جب بھی گیس نہیں ہوتا، اس طرح جو ہے ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، اور تمام تر ضرورت زندگی کی جو چیزیں ہیں جو عام آدمی کی خرید سے قوت خرید سے دور ہو کر رہ گئی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے معیشت کو سنبھال پائے اور عوام کو ریلیف دے پائے، لیکن جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے پھنس گئی ہے، نواز شریف گورنمنٹ کو بری طرح پھنسا لیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا ان کی خواہش کے اوپر، لیکن آئندہ انتخابات میں اگر بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ جو ہے اکثریت لے کر جیت پائے گی۔ عوام جو ہے اس وقت بہت پریشان ہے، اور عوام نے دونوں گورنمنٹ کو دیکھے 3.5 سال کی گورنمنٹ میں اگر عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا، ترقیاتی کام نہیں کیا، تو وہاں پر ایک کورونا جیسی وبا کی وجہ بھی تھی، لیکن ابھی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ جب سے آئی ہے ابھی تک عوام کو 1% بھی جو ہے ریلیف نہیں مل پایا۔ لیکن غضنفر صاحب اب آپ کیا کہتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو اگر نواز شریف صاحب میاں صاحب خود آ کر اگر حکومت کو اس کی جو انتخابی جو مہم ہے اس کی قیادت کریں تو کیا لگتا ہے ملک کو وہ بحران سے نکال پائیں گے جتنے بحران چل رہے ہیں؟ جہاں صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی 10% آ بھی جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب بھی آ کر معیشت مضبوط کر سکیں یا ملک کو اس بحران سے نکال سکیں، کیونکہ ابھی جیسے سیلاب کے حوالے سے کتنا سارا نقصان ہوا ہے، یہ تمام تر سندھ کے علاقے بالکل تباہ ہو کر رہ گئے ہیں، پنجاب کے بھی بہت سارے علاقے جو ہیں تباہ ہو کر رہ گئے۔ ابھی تک ان لوگوں کو کچھ چیز نہیں ملی، کسی کا گھر نہیں بنا، کوئی ریلیف نہیں ملا، کوئی امداد نہیں ملی، صرف سوائے راشن کے۔ تو لوگ خالی چھت کے خالی چھتوں کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور ان کو سوائے راشن کے ابھی تک کیا دیا ہے گورنمنٹ نے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا موقف آ گیا غضنفر صاحب جی۔ زاہد صاحب بتائیے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میاں صاحب آ رہے ہیں، یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی کتنی سچائی ہے، حقیقتاً آئیں گے یا صرف یہ بیان تک بات رہے گی؟ جی جانتے بھائی، بات اس طرح سے ہے کہ ہر شخص آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھر میں اگر 4 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں، ان سب کے دماغ یا ان سب کی سوچیں آپ نہیں ملا سکتے، تو ہم سب لوگ جو پاکستان کے عوام ہیں، ہم سب کے سوچ یا ہماری ذہنیت ایک نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے یا پاکستان آنے کے ان کے چانسز نہیں ہیں، میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو صاف بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ قائد میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، اور جس طرح سے ہمارے پارٹی قائدین کا بیانیہ اس ٹائم جاری چلنا شروع ہو گیا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے اور وہ پاکستان کی بات دوڑ سنبھالیں گے۔
जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि 13 में जो हालात थे और 18 जिस टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, तो उस टाइम और इस टाइम और जैसे वो जा रहे हैं, आपने देखा कि 13 से 18 में भी बेहतरी थी, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जिस टाइम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, ये मुल्क एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होगा। जी, तरक्की की राह पर गामजन होगा। जी नाजरीन, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहेगा और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, बात कर रहे हैं सियासी मुल्की हालात और मईशत के ऊपर। तो हमें ज्वाइन किया हुआ है चौधरी जाहिद मसूद PMLN से, और गजनफर अली ने, सीनियर साफ़ी हैं। तो बात हो रही थी गजनफर साहब, आपसे सवाल कि सैलाब मुतासरीन की अमदाद के हवाले से जो डेली मेल की गई थी, उन्होंने अब माफ़ी मांग ली है कि भाई हमने जो भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मतलब जो खबर दी है, तो वो उसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। ये कितना खुश आइंद है नून लीग के लिए, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये खुशाइंद बात है कि गैर मुल्की अखबार ने माजरत भी कर ली है कि ये हमने गलत खबर ब्रेक की थी, और नून लीग को इससे काफी फायदा हासिल होगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट दिनों में सोशल मीडिया पे ये काफी सारी पोस्टें लगी हुई थी, काफी सारा वाक़या मचा हुआ था कि मीर शरीफ साहब को गैर मुल्की अदालत ने बिठाकर बयानियां सुनाया कि किस तरह उनके ऊपर गैर जानबदारी का इल्जाम लगाया गया एक सहाफ़ी की जानब से। तो अभी उनको इस बात का है कि तो होगा, लेकिन अगर सैलाब मुतासर लोगों की बात की जाए तो सैलाब मुतासरीन को अभी तक मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई इमदाद मिली हो जिनसे उनको घर बना के दिए गए हों, या उनको कोई ऐसी इमदाद दी गई हो जिससे वो दोबारा अपने घरों में जा सके, क्योंकि वो नंगे आसमान की साए तले बैठे हैं, उनके पास कोई चीज नहीं है सिवाय राशन के। जितनी इमदाद गैर मुल्की हुकूमतों की जानब से पाकिस्तान को मिली है, मेरा ख्याल है अगर वो तमाम तर इमदाद उन लोगों के ऊपर लगा दी जाए जानबदारी से, गैर जानबदारी से, तो वो लोग स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन हालिया बारिशों और सैलाब से उन लोगों के बहुत ज्यादा नुकसान हो गए हैं, घरों के घर तबाह हो गए हैं, लोगों के खानदान बिछड़ गए हैं, लोगों के बच्चे जो है पानी में बह गए हैं, लोगों की जमीनें फसलें, हत्ता कि उनके जानवर भी लोगों के बह गए। और अगर दौरा किया जाए तो वहां पे रोना आता है, उन लोगों को देख के रोना आता है कि खुदारा इन लोगों के ऊपर हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को फैसिलिटेट करें, लेकिन क्यों नहीं किया जा रहा। जी, आपका मौक़िफ़ आ गया गजनफर साहब। जी जाहिद साहब बताइएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह ने इस जो माफ़ी के बाद आलमी जो हुई है, डेली मेल की जो साफ़ी ने माफ़ी मांग ली है, राना सनाउल्लाह ने तो आलमी सतह पर शहबाज शरीफ को सादिक और अमीन करार दे दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बरअक्स गुज़श्ता दिनों में शहबाज शरीफ साहब पर जुर्माना भी किया गया, उनको बल्कि हुक्म दिया गया बरतानिया की तरफ से कि इस तारीख तक आपने जुर्माना देना। तो आप कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को? जी जानते भाई, बिल्कुल आपकी बात मेरे तक पहुंची। ये आप ये देखिए कि यहाँ पर जितनी जो बयानिए PTI की तरफ से आज तक जारी हुए हैं, या उन्होंने, मैं तो उसको जारी भी नहीं कह सकता, बकवासियात कह सकता हूँ कि उन्होंने जो इतनी बकवास की है, जितना उन्होंने घटिया बोला है, आज तक किसी एक जगह पर भी वो उनको गलत साबित नहीं कर सके। और बाकी रही बात डेली मेल के हवाले से, जो आलमी आप देखें इंटरनेशनल, ये लंदन की हुकूमत थी, ये लंदन की गवर्नमेंट थी, ये लंदन का मीडिया था जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया, और ये वहाँ से ही उनको रिलीफ मिला। और ये एक छोटी बात नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे कायद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, मैं उस बात की तायद करूँगा। ये इंटरनेशनल तौर पे ही सादिक अमीन करार दिए गए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और रही बात इस झूठे शख्स के बयानिए की, आप ये देख लें कि जितने इल्ज़ाम थे, सबसे बड़ी और पहली और आखिरी बात ये कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे, गवर्नमेंट वज़ीर आज़म इमरान खान था, और उन्हीं की गवर्नमेंट में मियां साहब यहाँ से जाते हैं कि आया कि इसको ये मालूम नहीं था कि वज़ीर आज़म कौन है, या मैं इस वक्त मुल्क की बागडोर किसके हाथ में है। वज़ीर आज़म खुद था,
इसी की हुकूमत में मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं, इसी की हुकूमत में सब लोगों को रिलीफ मिल रहे हैं। चोर चोर का नारा लगा के इसने एक शख्स को साबित नहीं कर सका आज तक कि कोई चोर आज तक इसने अगर पकड़ा हो तो वो साबित करके सामने खड़ा कर दे। जहांगीर तरीन साहब को देख लें, अलीम खान को देख लें, इन्हीं के ही लोग थे, साथ खड़े हुए हैं, साथ चले हैं, उन लोगों ने ही इसको परवान चढ़ाया है। और आज ये शख्स, ये मकार शख्स अपने ही दोस्तों को, मोहसिन लोगों को जो उसके मोहसिन थे, आज उनको वो चोर कह रहा है। तो आप इसकी क्या बात करेंगे? एक बात है जी, आपका मौक़िफ़ सामने है। अब ये बताएं कि इमरान खान ने जो करप्शन के दावे किए ये मुस्लिम लीग नून पर, पूरी क़यादत पर, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर, मरीम नवाज पर, तो इससे जो डेली मेल वाली जो माफ़ी है, इससे कितना बड़ा धचका लगा है? क्या फ़ायदा होगा नून लीग को? जी भाई जानते भाई, ये इंशाल्लाह ये वक्त और टाइम जो है वो साबित कर ही देता है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। ये धचका नहीं है, ये इनके मुंह पर एक बहुत बड़ी लानत भी है, पीटीआई के मुंह पर, इसके कायद पर, जो झूठ के अलावा जिसके पास बयानिए कोई नहीं है। ये जो सादिक और अमीन इंटरनेशनल करार दिए गए हैं, ये इंशाल्लाह ये थे नहीं, हैं भी है, और आने वाले वक्त में नून लीग के ये जो हमारे कायदीन हैं, ये मुल्क की जब बागडोर संभालेंगे, इंशाल्लाह मुल्क को ये तरक्की के राह पर गामजन करेंगे। और इसका जो फ़ायदा जो मेरे कायदीन को, ये फ़ायदा ही फ़ायदा है इंशाल्लाह, क्योंकि ये झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये झूठ था और झूठ के अलावा कुछ नहीं था। मेरी कायद मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली और पूरी मुस्लिम लीग नून को मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से सबको मुबारकबाद का भी मुझसे करार देता हूँ। ठीक हो गया। तो गज़नफ़र साहब, आप बताइएगा, क्या लगता है कितना खुश आइंदा ये इमरान खान साहब ने जो करप्शन का दावा किया हुआ था, तो ये कितना खुश आइंदा है नून लीग के लिए जो डेली मेल की तरफ से माफ़ी आई हुई है? जी जहांगीर साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि दिल्ली मेल की तरफ से जो माजरत की गई है, तो यकीनन जो नून लीग के लिए खुश आइंदा। लेकिन दूसरी जानब अगर तोशा खाना की बात की जाए तो तोशा खाना इमरान खान की गवर्नमेंट में ही वाज़ह हुआ है। तोशा खाना के अवाम तक ये बातें जो है अभी पहुंचना शुरू हुई हैं। अवाम को इससे पहले इस बात की अवेयरनेस कतन नहीं थी कि तोशा खाना क्या है, और तोशा खाना से बहुत सारे तोहफे साहिब जो है साबका अगर हुकूमतों की बात की जाए तो बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं जो तोहफे यहाँ से देखे जा चुके हैं। उनका इजाद इस्तेमाल शायद नहीं है, मेरा ख्याल है अगर गैर जानबदारी से तो उनको भी देखा जाए, वहाँ भी जो तोहफे साहिब वहाँ से आगे पीछे हुए हैं उनका भी देखा जाए तो ये ज्यादा प्रोत्साहित होगा, क्योंकि मेरिट की बुनियाद पर सब चीजें सामने आएंगी। लेकिन इस डेली मेल की जानब से जो एक वजाहत आई है, जो माजरत आई है, इससे नून लीग को फायदा तो हासिल होगा यकीनन, क्योंकि जाहिर है एक इल्जाम था नून लीग के ऊपर और सोशल मीडिया पे काफी ववेला चल रहा था इस हवाले से। और पीटीआई की जो लोग हैं, पीटीआई के लोगों ने भी इस बात का काफी सारा दिया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया हेड जो होती हैं तमाम तर पार्टियों के, तो वो अपनी अपनी पार्टी की दिफा करते हुए जो साथ में ऐसी चीजें जब मिलती हैं तो उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो अब नून लीग की जानब से डेली मेल की माजरत को जो है काफी हाईलाइट किया जा रहा है, जिससे नून लीग के वोटर जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नून लीग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो सादिक और अमीन है, और डेली मेल ने गलत खबर लगाई थी, उन्होंने माजरत कर ली है, तो इससे नून लीग को काफी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन मैं फिर भी आखिर में यही कहूँगा इस बात के हवाले से कि खुदा रहा कोई भी हुकूमत आए, मिलजुल के हुकूमतें बनाए, मोहब्बत प्यार से रहें, इस मुल्क को मुल्क ही रहने दे, पाकिस्तान ही रहने दे। जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बने और पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे, अवाम को रिलीफ देने के बारे में सोचे। जिस तरह अब कुर्सी की लड़ाइयाँ चलती हैं, सब तमाम तर पार्टियां कुर्सी खेल रही हैं, तो अवाम पिछड़ी है। जी, अब ये जैसे कि आपने कहा कि भी मिलजुल कर हुकूमत बनानी चाहिए, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की भी पेशकश कर दी गई है हुकूमत की तरफ से, इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से। इत्तेहादी हुकूमत ने तो लचक दिखा दी है, लेकिन इमरान खान अभी भी अपने बयानिए पर डटे हुए हैं कि भाई हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमें इंतखाबात की तारीख दीजिए। क्या कहते हैं आप? इमरान खान साहब के बारे में ये कहना मैं जरूरी समझता हूँ कि इंतहाई जिद्दी इंसान है। उनके
को भी मुल्क का सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात है पाकिस्तान की आवाम की, कि पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, पाकिस्तान की मईशत को किस तरह मजबूत किया जा सकता है। इमरान खान साहब की जानिब से भी यहाँ पर लचक होनी चाहिए, कंप्रोमाइज होना चाहिए। एक जिद को लेकर आप एक मुल्क को दाव पर लगा कर बैठे हो, आवाम यहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, और आप जब दिल करता है आपका, आप कहते हो आ जाओ इस्लामाबाद, आ जाओ रोडों पे। ये कोई बात नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है। ये पहली बार ऐसी सियासत हो रही है कि आपका गवर्नमेंट, जब आसिफ अली जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी तो इमरान खान साहब ने 6 माह इस्लामाबाद में धरना दिया था और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला था। अब उसके बाद जो है ये धरने, ये लॉन्ग मार्च ये आम हो गए हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च और धरनों से बाहर निकले, खुदारा मुल्क का सोचें, आवाम का सोचें। जिस तरह भी है टेबल टॉक पे आए, हर मामले का हल होता है टेबल टॉक। तो अगर आप टेबल टॉक पर नहीं आएंगे, जिद पे अड़े रहेंगे, तो ये आवाम का भी नुकसान है और मुल्क का भी नुकसान है। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि टेबल टॉक पे आए। आज पाकिस्तान जब से बना है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से लेके अब तक आप देखें कि कंप्रोमाइज भी चलते आए हैं। हमेशा तमाम सियासी पार्टियों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। साका मोहतरमा भुट्टो साहब ने भी किया था। तमाम तर जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तमाम तर सियासी पार्टियां यहाँ पर जो मुल्क में मजबूत सियासी पार्टियां, सबने कंप्रोमाइज किया है। तो इमरान खान साहब को भी जिद नहीं करनी चाहिए, आवाम और मुल्क का सोचना चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करते हैं मईशत की। जाहिद साहब बताइएगा, आप उम्मीद हैं कि भाई अगली हुकूमत इलेक्शन के बाद आपकी आएगी, तो आपके पास क्या हिकमत अमली है माशी बहरान से निकालने के लिए मुल्क को? क्योंकि मुल्क में जो महंगाई की शरह 30.66% हो चुकी है, जो कि श्रीलंका में भी तकरीबन यही चल रही है, और श्रीलंका सारी दुनिया को पता कि भाई बैंकरप्ट हो गया। तो आपके पास क्या हिकमत अमली है कि भाई आप मुल्क को कैसे इस माशी बहरान से निकालेंगे? क्योंकि आपके तजर्बाकार जो वज़ीर हैं, तजर्बाकार जितने भी आपके वज़रा हैं, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, वो तो अपने बयानिए से पीछे हट गए हैं। तो अब आप किसको लेके आएंगे जो इस मुल्क को माशी बहरान से निकालेगा? जी जानते भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। इंशाअल्लाह जो कलमा हमारा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस बुनियाद पर ये मुल्क कायम है, और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये मुल्क कायम व दायम रहेगा। हम ये बात छोड़ दें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या करना है, या इमरान खान ने क्या करना है, या आसिफ जरदारी ने क्या करना है। ये जो करेगा मेरा रब करेगा, और जिसकी बुनियाद ही कलमा हो तो उसको तो ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है कि कोई दुनिया की ताकत भी सब इकट्ठे हो जाए तो इंशाल्लाह तो भी ख़त्म नहीं हो सकती। और रही बात फिर आगे हमारी मईशत की, जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारियाँ हम लोगों के लिए हम लोगों पर लगती हैं, जो हमें जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का किरदार क्या है, उसमें शहबाज शरीफ का किरदार क्या है, या उसमें चौधरी जाहिद का किरदार क्या है, वो है एक ड्यूटी। और इंशाल्लाह जो ड्यूटी हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए लगेगी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जमात के लिए जो ड्यूटी लगेगी, इंशाल्लाह हम आज से 70 साल आप पीछे चले जाएंगे, 4 साल इस मनहूस की हुकूमत के निकाल कर आप इसको निकाल दें जो 70 साल पहले गुजरे हैं पाकिस्तान में। आज तक कौन सा कोई तूफान आ गया, एक बात है, कौन सी आफत आ गई है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। आप ये देख लें कि 70 साल जो दौर गुजरा है, घी का रेट देख लें आप, 160 रुपए किलो, मुझे आज भी याद है। ये 18 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत जा रही है, लेकिन जाहिद साहब सारे रेट डबल हुए हैं, जितने भी बूस्टअप किए हैं वो आपकी हुकूमत में हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि कैसे इसको कम किया जाए? सर ये बात आपकी बिल्कुल, मैं इस बात की आपकी तायद नहीं करूंगा, ये बिल्कुल हमारी हुकूमत में नहीं हुए। आप 2018 मीडिया के आप सीनियर एंकर हैं, आप गूगल पे चले जाएं, आप यूट्यूब उठा के देख लें। 2018 में जिस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत जा रही है और 2018 में इस मनहूस की हुकूमत आ रही है, आप उसको रेट को मल्टीप्लाई कर लें, और जिस टाइम ये जा रहा है, ये 4-6 महीने निकाल दें, जिस टाइम ये जा रहा है इसकी हुकूमत खत्म होती है, आप तब के रेट्स देख लें। अगर रेट्स में हमारी तरफ से कोई ज्यादती साबित कर दें, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से ये कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मैं इस सियासी अपनी ये जो मेरी कोशिश है, तगदो है, मैं रिजाइन कर दूंगा इस बात से। सबसे ज्यादा रेट इन लोगों की ही हुकूमत में बढ़े हैं, आप चेक कर लें। जी गजनफर साहब बताइएगा कि रेट जो महंगाई की बात कर रहे हैं कि भाई माशी बहरान की जिम्मेदार पीटीआई है, जो उन्होंने 3-3.5 का जो टेन्योर गुजारा है, तो अब नून लीग को कैसे ये इसको टैकल करेगी, कैसे हिकमत अमली अपनाएगी कि भाई इस बहरान से मुल्क को निकाला जाए? क्योंकि तजर्बाकार जो इनके वजीर
خزانہ ہے وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھی ہم نہیں کچھ کر سکتے، تو اب کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے نپٹ سکتے ہیں اس سے؟ جی غضنفر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جہانگیر صاحب آ رہی ہے آواز؟ جی جی بتائیے گا۔ جی اپنا کویشچن ذرا دوبارہ سب کیجیے گا۔ مسلم لیگ نون کے پاس جو اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا حکمت عملی ہوگی، کیونکہ معاشی بحران خطرناک حد تک شدت اختیار کر گیا، عام آدمی کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے، کیا حکمت عملی ہے ان کے پاس؟ جی جہانگیر صاحب ایسے ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو ابھی عوام کو بحران سے نکالنا ہے تو فوری طور پر عوام کو ریلیف دینا ہوگا، بجلی سستی کرنا پڑے گی، بجلی سستی کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کرنی پڑے گی، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ اس طرح اس قدر میں بجلی مہنگی ہو چکی ہے کہ عوام 2 وقت کا کھانا جو ہے عوام کے لیے وہ مشکل ہو گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا تھا کہ اس آٹھ سال کو جب لگایا جائے گا تو فوری طور پہ معیشت جو ہے ڈالر کی قیمت میں کمی آئے گی، لیکن ابھی تک جو ہے ایسا نہیں ہو سکا، ڈالر کی قیمت میں کمی نہیں آئی اور نہ ہی مسلم لیگ نون جو ہے عوام کو ریلیف مل سکی ہے۔ آج اگر معیشت کی بات کی جائے تو مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ عام آدمی کے لیے سبزی خریدنا بھی اس کی قوت خرید سے باہر ہے، کیونکہ سبزیوں کی اگر قیمتوں کی بات کی جائے تو جہاں پیاز اور ٹماٹر کی قیمت برابر چل رہی ہے اور پیٹرول کی قیمت، اگر بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت اور ٹماٹر اور پیاز کی قیمت برابر ہے، لیکن مسلم لیگ نون ابھی تک عوام کو ریلیف دینے میں بالکل ناکام ہے۔ مسلم لیگ نون نے اگر آئندہ انتخابات میں کامیاب ہونا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ عوام کو ریلیف ملے اور عوام جو ہے خود کا سانس لے، عوام کے لیے کم از کم جو ضرورت ہے زندگی کی چیزیں ہیں وہ آسانی سے عوام خرید سکے، اس کی قیمتوں میں واضح کمی آنی چاہیے۔ جی واضح کمی آنی چاہیے۔ غضنفر صاحب آپ نے موقف دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے سیاسی حالات اور معاشی حالات جو شدت اختیار کر کے عدم استحکام کا شکار ہیں، تو اس پر بات کر رہے تھے چودھری زاہد مسعود، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بہت شکریہ۔ غضنفر صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، بہت شکریہ۔ تو ملک کی حالات ناظرین کس سمت جا رہے ہیں اس کا ابھی تعین نہیں ہو پا رہا، عوام کو ریلیف کب ملے گا یہ ابھی دیکھنا ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا بہت سا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔